मैं कह रहा हूं अगर उसे वाकई में आपको अमीर करना है तो इसी वक्त के जो जमीनें हैं इस पर आप स्कूल इदारा क्यों नहीं खुलवाते? और क्यों शाजिया आलमी और उनकी पार्टी आकर वहां पर कॉलेज और स्कूल बनाए? आप लोग क्या कर रहे हैं? जो वक्फ बोर्ड में है 5-5 साल तक वो क्या करते हैं? आपने वो चाहती है आमदनी करना चाहती है, क्या इसमें बिल को अमेंड करने की आमदनी बढ़ जाएगी? अरे खान साहब करना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है। यही नहीं पता है कि वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? सिर्फ कब्र बनाने के लिए होती है? आलिशान वहां पे बिल्डिंग बनाकर जितने भी लोग हैं वक्फ बोर्ड में वो पैसा कमाने के लिए होती है? वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? जो कहेगा देश में गृह युद्ध होगा वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। और अगर आप भी उसको समझते हैं तो अपने माथे पे लिखवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 अगस्त को लोकसभा में किरण रिजिजू द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया था और विपक्षी दलों की मांग पर इसे जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया है और जेपीसी का गठन किया गया है जिसमें 31 सदस्य शामिल हैं और इस समिति के लिए लोकसभा से 21 सदस्यों के नामों का प्रस्ताव रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी के नाम भी शामिल हैं। तो वहीं राज्यसभा से भी 10 सदस्यों को शामिल किया गया है जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी रूबिका जी द्वारा समाजवादी प्रवक्ता अजीज खान से कुछ तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा आगे इस वीडियो में देखते हैं। अजीज खान साहब, ये तो मुसलमानों के भले का काम होगा ना? अगर ज्यादा इसमें जिसे कहते हैं ना फिरके जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी, ऐसा कोई जुड़ेगा जो इससे इस जमीन से वाकई प्रॉफिट को निकाल सके और प्रॉफिट यतीमों के, बेवाओं के, मजलूमों के काम आ सके, जो अब तक नहीं हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें ऐसी कौन से फायदे की बात की जाएगी। जैसा कि हु हल्ला है, तमाम तरीके की बातों को मैं सुन रहा हूं कि साहब सरकार जो बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसमें तमाम फायदे मुसलमानों के हो जाएंगे और मुसलमान अमीर हो जाएगा। अभी साजिया जी कह रही थी कि मुसलमान बहुत गरीब है, इस लैंड को अगर इस्तेमाल कर लेगा सही तरीके से तो अमीर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर उसे वाकई में आपको अमीर करना है तो इसी वक्त के जो जमीनें हैं इस पर आप स्कूल इदारा क्यों नहीं खुलवाते? इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये करने के बजाय आप ये कहीं ना कहीं इसको इंटेंशनली इसमें ये डालना चाहते हैं कि साहब ये फला इसमें हिंदू इसका मेंबर होगा, इसके फला कौम के मेंबर होंगे, इस तरीके की तमाम बातों को कहीं ना कहीं ऐड किया जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकार की मंशा गलत है, इसकी सोच गलत है, आज इसकी नजर है, आज वक्त की जो प्रॉपर्टी है इस पर नजर है। आज मकसद सरकार का क्या है? सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि इस जमीन पर इसकी नजर है, वो चाहती है कि जो जमीन है वक्त किया गया है। ये तो उल्टा आरोप अजीज खान साहब वक्फ बोर्ड पर लग रहा है। तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैं कितने आप चाहते हैं राज्य गिना दूं जहां पर वक्फ को का दिल किया कि ये जमीन हमारी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो जो सेक्शन 40 की मैं बात कर रही हूं। आपकी मर्जी होगी, आप उस जमीन का आपने क्या फायदा क्या उठाया है? और क्यों शाजिया आलमी और उनकी पार्टी आकर वहां पर कॉलेज और स्कूल बनाए? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जिनका वक्फ जो वक्फ बोर्ड में है 5-5 साल तक वो क्या करते हैं? आपने क्या करते हैं अजीज खान साहब? मैं बताऊं, देखिए जो लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से चीजें हो रही हैं। अब सरकार इसमें दखल क्यों दे रही है? एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी, मैं तो दूंगी दखल सर। सुनिए ना, अगर बेवाओं के काम आती, यहाँ से होने वाली संपत्ति अगर मजलूमों के काम आती, यतीमों के काम आती, तो मैं आपके साथ खड़ी हो जाती कि मत कोई हाथ लगाए। लेकिन मुझे बताइए ना, कितने मजलूमों की मदद कर ली है वक्फ की प्रॉपर्टीज की? मैं रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति से क्या चाहती है सरकार? वो चाहती है आमदनी करना चाहती है, क्या इसमें बिल को अमेंड करने की आमदनी बढ़ जाएगी? अरे खान साहब, शेयर करना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है? यही नहीं पता है कि वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? सिर्फ कब्र बनाने के लिए होती है? आलिशान वहां पे बिल्डिंग बनाकर जितने भी लोग हैं वक्फ बोर्ड में वो पैसा कमाने के लिए होती है? वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? ताकि मजलूमों की मदद कर सके ना। वो पैसा कहां जा रहा है? कितने मजलूमों को राशन पहुंचा दिया बताइए वक्फ ने? कितनी बेवाओं को पेंशन पहुंचा दी बताइए वक्फ ने? कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया बताइए वक्फ ने? ऐसी हालत होती मुसलमानों की अगर वक्फ की इतनी जमीन, होश फाख्ता हो जाते हैं सब सोच के कि सेना के बाद अगर किसी का नंबर आता है वक्फ की जमीनों में तो वो वक्फ है। और क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? हाय हम बेचारे, हम मजलूम, ये सरकार हमें खत्म कर देगी, इस देश से हमें निकाल देगी। सब स्टॉप इट, बहुत हो गया, सबको सब दिखाई देता। इस बीच अशोक श्रीवास्तव ने नदीम रामाली और सपा प्रवक्ता मनोज यादव की इन दोनों ट्वीट का जिक्र करते हुए तारिक खान की जोरदार क्लास लगाते हुए नजर आते हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। तारिक खान जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जो प्रवक्ता हैं वो ये लिख रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे, आपके सांसद जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सब इस तरह की धमकियां, भारत को बांग्लादेश बनाने की ये जो सोच है, इस सोच पर भी कुछ पार्टी चिंतन करती है कभी कि ये सोच नहीं होनी चाहिए? देश में गृह युद्ध कराने की बात करना, देश में ये कहना कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा तो तुम लोग कहां जाओगे, ये आस्तीन के सांप हैं, इनके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके सांसद के लिए मैंने नहीं कहा, आप ये कहिए कि आपके सांसद ने जो सही कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए। बयान क्यों पढ़ा मेरे सांसद का आपने कि हमको सड़कों पर आना पड़ेगा? आपने क्यों पढ़ा? इसमें कोई दिक्कत है? मुझे अगर जनता को, अगर भारत की जनता को कोई चीज ना पसंद आए और वो उसका विरोध करे तो आस्तीन की सांप हो जाएगी, स्नैक।
कोबरा, अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है। और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हां, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ऐसा है कि देश में गृह युद्ध कराने की कोई बात नहीं कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं करते। ठीक है, मैंने भी उनके लिए कहा, मगर मैं अपने सांसद को डिफेंड कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात। मैंने आपके सांसद को गृह युद्ध की बात नहीं की, बोलिए आप। अगर हम डिसएग्री करेंगे तो जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, वो संविधान को इजाजत देता है, हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के लिए कौन रोकेगा? भाई तानाशाही सरकारें रोक सकती है, जेलों में बंद करेगी तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को मार डाला 700, वो भी आस्तीन के साथ थे, कोबरा थे, स्नैक। आपने तो खालिस्तानी कहा ही था चिल्ला चिल्ला के कि ये सब कहां खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। आप ये भी सुन लीजिए, अगर आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। और किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था किसी ने, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान अब सुनिए तारिक खान, अब आप सुनिए तारिक खान, अब आप विषय से भाग रहे हैं। चलिए मैं आपसे विषय से जुड़ा सवाल सीधा कर देता हूं। आपने मनोज यादव पे जवाब नहीं दिया जिसने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा। आपको जो सूट करता है वो कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल, अब सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आज के विषय पर आ जाता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप विषय से विषयांतर करना चाहते हैं और आपकी मर्जी है। मैं विषय पर आना चाहता हूं। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, आप सर हिला रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, जो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री चुनाव भगाएंगे, जो कहेगा देश में गृह युद्ध होगा, वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। और अगर आप भी उसको समझते हैं तो अपने माथे पे लिखवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप सवाल का जवाब देने के लिए मूड में है तो, और अगर आपको किसानों पर डिबेट करनी है तो मुझे उससे भी एतराज नहीं है। बोलिए, सवाल तो पूछिए आप। हाँ सवाल ठीक है, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। अब पूछता हूं मैं जब आपसे, ठीक है? तो मेरे जो मैं कहूं, मेरे शब्दों को मेरे मुंह में बदलने की कोशिश ना करे, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। जो मैं शब्द कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं। आस्तीन के साथ जिसको कहा, ठोक के कहा, अब भी कहा, बार बार कहूंगा। वैसे इधर सपा प्रवक्ता को अशोक श्रीवास्तव जी ने उन्हें उन्हीं के लहजे में समझा दिया, तो वहीं दूसरी ओर इनकम के सवाल को लेकर अखिलेश यादव एक व्यक्ति पर भड़क गए। और इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा 2-3 सवाल क्या पूछ लिया गया, महोदय तो भड़क गए। आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया, बट आप अग्निवीर के अपोजिट है, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। इट्स नॉट आर्मी स्कूल, इट्स मिलिट्री स्कूल। और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न दूं मैं। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आजादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? तो इफ यू हैव टू चेक माय बैलेंस शीट, गो टू सीबीआई ऑफिस, गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड डोंट बुलशिट हियर। और इसी वीडियो पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कटाक्ष किया और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, लल्ला को गुस्सा आ गया। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए पूरी इंडियन अलायंस पर सवाल उठाया और कहा, वोट बैंक की लालच में तुम इतना गिर जाओगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे कायदे से एक बयान तक नहीं दिया। और आगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तेजस्वी यादव को टेक करते हुए लिखा, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडियन अलायंस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने भी इन्हें आईना दिखाने का काम किया। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्षी पार्टी मौन पड़ी है और इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कुछ ऐसा कहा, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा,
ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। इस बीच बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू समुदाय द्वारा 4 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और अल्पसंख्यकों के लिए 10% सांसदीय सीटों का आवंटन की मांग रखी गई है। इस बीच देश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने सुरक्षा प्रदान करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार करते हुए हिंदू समुदाय से माफी की मांग की है। खैर इस दौरान उन्होंने आगे जो कुछ भी कहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शेख हसीना को शरण देने पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वह भी हसीना को मदद जरूर करती। आगे कहा अगर भारत हसीना की मदद नहीं करता तो दोस्त देशों में गलत संदेश जाता। वहीं उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव से भारत को कोई खतरा नहीं है। वैसे इधर शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को खतरनाक इंसान बताया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वे कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि वे अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो वे इस देश को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने आगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारी शेयर बाजार को टारगेट करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात को समर्थन कर रहे थे वह बेकार की बात साबित हुई। उन्होंने आगे कांग्रेस सांसदों पर हमला बोलते हुए लिखा, वे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाएं, जिस तरह से आप पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा, इस देश के लोग आपको अपना नेता कभी नहीं बनाएंगे, आप एक कलंक हैं। इससे अधिक वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।